आज दुनिया की सबसे नंबर 1 पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भी इस आंदोलन पर सोचने को मजबूर किए हैं। उसका दो उदाहरण, जयप्रकाश भाई पटेल। आज कौन पूछते हैं शख्स को भाई? अमर बावरी, जिनको आज विपक्ष का नेता बनाया गया, कौन पूछता? अरे वो बंदा माने या ना माने, उसका जो IFPA ढकना लोग है बोलते है जरम्बा बोलते और कारण आज झारखंडियन के बीजेपी में वैल्यू मिला हो। मैं यही देखिए ना, गोड्डा के सांसद गैर झारखंडी, जो हमारे गिरिडीह गैर झारखंडी, हजारीबाग के सांसद गैर झारखंडी, चतरा के सांसद गैर झारखंडी, पलामू के सांसद गैर झारखंडी, रांची के सांसद गैर झारखंडी, और सारे के सारे बीजेपी से। तो कहीं ना कहीं अगर आज JP पटेल और अमर बावरी को अगर कद और पद बढ़ा है तो ये आंदोलन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और उतना तो छोड़िए, आपके आंदोलन को नीतीश कुमार भी देख रहे हैं, इसीलिए खीरू महतो उठा के राज्यसभा ले गए। खीरू महतो अपनी राजनीति के अंतिम कार्यकाल उस शख्स को नीतीश कुमार भी उठा के बिहार राज्यसभा ले गए। कहे अब देखा कि भाई ये आंदोलन जोरदार चल रहा है, आंदोलन का नेतृत्व करने वाला जिस समुदाय से है उसी समुदाय को लेके गए। नीतीश कुमार और किसी को ले जा सकते थे। इस आंदोलन का सब लोग वॉच कर रहे हैं, सेंट्रल पार्टियां वॉच कर रही है, पड़ोसी राज्य के लोग वॉच कर रहे हैं। उतना तो छोड़ी, हमारे इंस्टाग्राम में अभी भी मैसेज है, कोई फेंका फेंकी बात नहीं। छत्तीसगढ़ के एक विधायक के साथी ने हमें धन्यवाद दिया कि 6 महीना से विधायक जी ने आपका वीडियो देखा, MLA बन गए हैं। वो झारखंड में नहीं करते थे, अब कहाँ करते थे हमको उतना नहीं मालूम, हमने उतना जानकारी भी नहीं लिया। बोला 6 महीना पहले उनको किसी ने लिंक भेजा था यूट्यूब का, किस लड़के को फॉलो करो, इसकी तरह अपने आप को ढालो, और उन्होंने 6 महीना में रिजल्ट दिया, छत्तीसगढ़ से MLA है। तो आज ये एकाएक इतनी सारी चीजें अगर घटी हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आइडियोलॉजी के कारण हम लोग जितनी प्रखरता के साथ, जिनकी मुखरता के साथ बातों को रखते हैं, और उन बातों को रखते हैं जिनको रखने के लिए MP MLA की हवा टाइट हो जाती है। उतना तो छोड़िए, आपका बगल का जो विधायक है सुदीप सोनू, जितना जो चकता पुचकता है, इसका पूछिए कहाँ से चकता, सब हमारा भाषण को बिगड़ता है कि हमने बोला, उनका आदमी बोला है। अरे देखिए, जितना तो उछल कूद करते हैं सुदीप सोनू, पूछिएगा। अरे दिन में हमको कितनो गरिया आए, कितनो हमको इग्नोर करे, रात को सब वाच करता है कि छोड़ा कर रहा। पूछिए उनको, कहिए देखते हैं कि नहीं देखते हैं। रखवाइए, मुख्यमंत्री को हाथ रखवाइए, जो भी उनका धार्मिक मान्यता है, आस्था है। पूछिए उनको कि आप तो भाई 15-20 साल में पॉलिटिक्स में, ये नारा नया नया से उन्हें कैसे लिया, झारखंड लड़के लिया झारखंड। ये नारा भले पुराना है, लेकिन इस नारे को जिंदा करने वाला शख्स है। पूछिए माननीय मुख्यमंत्री को। इसलिए आज इस बात को जानिए कि आंदोलन महज ये झारखंड का जीर्णोद्धार करेगा, और नहीं तो इसी प्रकार आज हमारी स्थितियां, आज एक आम व्यक्ति क्या हो रहा है, आम व्यक्ति प्रत्येक दिन गरीब हो रहा है, क्योंकि सदन में ढंग से चर्चा करने वाला कोई नहीं, हर कोई कॉर्पोरेट का समर्थन में। आज माननीय मुख्यमंत्री कैसे हमारे साथ आएंगे? हाल ही फिलहाल उनकी एक चचेरी बहन का शादी हुआ, टाटा ने 80 लाख खर्चा किया। बताइए वो कैसे टाटा के अतिक्रमण के खिलाफ जाएंगे? बताइए कैसे जाएंगे? ये कैसे संभव है कि माननीय मुख्यमंत्री की चचेरी बहन की शादी में जो टाटा 80 लाख फाइनेंस करता है, पंडाल में, तिरपाल में, लाइट में, आप उनके खिलाफ कैसे जाएंगे? इसलिए आज ये समस्याएं जो हमारे पास आकर खड़ी हैं, इसका समाधान पहला लक्षण पॉलिटिक्स से ही होगा। आज जो लंबी लंबी सड़कें आती हैं, कोई सदन में चर्चा करने के वाला नहीं बैठा है, जो हमारी जमीनों पर, हमारी नौकरियों पर, हमारे उद्योगों पर, हमारी नीतियों पर चर्चा कर सके। इसलिए आज जितने भी नौजवान यहाँ पर आए हैं, मैं उनसे कि आप
2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, विधानसभा चुनाव होगा, मैं आग्रह करूंगा कि भारत में किस मुद्दे पे लड़ा जाएगा मैटर नहीं करता है। झारखंड में अगर लड़ा जाए तो झारखंडियत के मुद्दे पे लड़ा जाए, विस्थापन के मुद्दे पे लड़ा जाए, रोजगार के मुद्दे पे लड़ा जाए। ये हम आपसे आह्वान करना चाहते हैं कि झारखंड में एक ऐसा परिवेश बनाइए, एक ऐसा माहौल बनाइए जो इंडिया पाकिस्तान के नाम से झारखंड में ना लड़ा जाए। रोजगार का मुद्दा हो, विस्थापन का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, ये मुद्दा हमारा प्राथमिकता रहे। एक ऐसा माहौल क्रिएट कीजिए, और नहीं तो फिर हम वोट दे लेंगे और हमारी 12 लाख। कोरोना काल में आपने देखा, वो तो रजिस्टर्ड हुआ था 12 लाख, अनरजिस्टर्ड कितना होंगे? 20 लाख आबादी हमारी बाहरों में भटक रही है। कहे भाई 40% का नहीं संपदा। हमारे पास रजिस्टर्ड छोटी से बड़ी कंपनियां, अगर एक एक कंपनियों में विधायक अगर चंदा ना ले, मैं आपको क्लियर बताता हूं, क्योंकि हमारे पास भी ऑफर आता है कि अब काहे हमको परेशान करते, मेरा फैक्ट्री में ताला लगा रहे हैं, बोलिए क्या चाहिए। अगर एक एक फैक्ट्रियों में, कंपनियों में केवल विधायक और सांसद चंदा ना ले तो वहां अभी 8% मैं दावा के साथ कहता हूं 100 को रोजगार सृजन होगा। अभी आज के तारीख से बस खाली बोल दे कि विधायक और सांसद चंदा नहीं लेंगे, अभी 100 को रोजगार सृजन होगा। अब मान के चलिए झारखंड में गूगल कीजिए कितनी कंपनियां हैं, नहीं करने से भी कुछ हजार के आर पार है, लेकिन ढंग की मुझे लगता है 30,000 कंपनियां झारखंड में हैं। अगर आज के डेट में हमारे MP MLA चंदा का धंधा छोड़ दें तो 30,000 गुना 100 कीजिए, यानी 30,000 में अगर 2 जीरो डालेंगे तो कितना होगा आप सोच लीजिए। सीधे 30 लाख का आंकड़ा होगा, सीधे 30 लाख का आंकड़ा होगा। ये मजाक का विषय नहीं है। मैंने बार बार कहा, नेताओं की नियति साफ होनी चाहिए। उनका नियत जिस दिन साफ होगा, झारखंड में रोजगार का कोई कमी नहीं है। आज कोई भी, क्योंकि हम लोग धनबाद बोकारो से आते हैं, कोई भी नया माइंस आता है तो विधायक जी को 5 लाख का महीना, सांसद जी थोड़ा सा पावरफुल है उनको 10 लाख का चंदा, 2-4 को लठे थे उनको 1.5 लाख, 2 लाख 50 हजार का चंदा। ये चंदा का धंधा अगर ये नेता लोग बंद कर देंगे तो हर एक कंपनियों में, हर एक फैक्ट्री में जो रोजगार मिल रहा है उसको छोड़कर एक्स्ट्रा 100 रोजगार, तो 30 लाख बहुत बड़ी राशि, बहुत बड़ी संख्या होती है। ये कोई मायने नहीं है। इसलिए आज सोच के देखिए कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं। आज किनके हाथों में हम लोगों ने नेतृत्व दिया है, जिन लोगों के हाथों में हमने नेतृत्व दिया है, आज वे लोग हमारी क्या दुर्दशा कर रहे हैं। इसलिए उस दुर्दशा से लड़ने के लिए, आज इस झारखंड की उन्नति के लिए, इस झारखंड को एक अग्रणी राज्य बनाने के लिए आज युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। अगर आज हम आगे नहीं आते, एक दिन हमारे पास शायद कुछ ना बचे। आज देख सकते हैं पहाड़ों पर कब्जा, आज नदियों पर कब्जा, आज कहां तक नहीं कब्जा पहुंचा। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, आप झारखंड और गैर झारखंडी को बांटने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल गलत बात है। भारत देश के जितने भी राज्य अलग हुए हैं, अपनी आइडेंटिटी को लेकर अलग हुए हैं। चाहे तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश का अलग होना, या फिर बॉम्बे का 2 टुकड़ों में महाराष्ट्र और गुजरात बनना, या फिर पंजाब और हरियाणा का बनना, या मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनना, कहीं ना कहीं उसी कड़ी का हिस्सा था। जब वो सारे राज्य उसी कड़ी का हिस्सा से राज्य अलग झारखंड बने, तो उसी कड़ी का हिस्सा क्यों नहीं। आज जो लोग ये बात कहते हैं कि आप झारखंड और गैर झारखंडी करते हैं, उनसे पूछिए। अभी हाल ही फिलहाल में तेलंगाना अलग हुआ है 2004 में, 2014 में। उनसे जाके पूछिए, बकायदा वहाँ के पढ़े लिखे लोगों से चर्चा किया, डॉक्टर जो लोग हैं उनसे चर्चा किया कि भाई आप कहाँ से। उन्होंने कहा हम आंध्र प्रदेश से हैं। तो हम बोले आप यहाँ जॉब कर रहे हैं? बोले हाँ, ये प्राइवेट सेक्टर है। हम बोले अगर ये सरकारी होता तो? बोला सरकारी होता तो तेलंगाना काहे बना है? आंध्र प्रदेश के लोग तेलंगाना में क्या काम? तो ठीक उसी प्रकार अगर हम छाती ठोक के कहें कि जब बिहार से झारखंड अलग हो गया है तो सरकारी सेक्टर में बिहार के लोगों का क्या काम, यूपी के लोगों का क्या काम? क्या गलत है भाई? कहने में कौन सा डर, कौन सा झारखंडी गैर झारखंडी काहे राज्य अलग बना है? बताइए, काहे राज्य अलग बना है? अभी हाल फिलहाल आप पेपर में देखे होंगे कि हमारी गांव की जो पीसीसी सड़क, उसमें भी 90% ठेकेदार यूपी बिहार के। तो झारखंड राज्य काहे बना है? झालमुड़ी बेचने के लिए? झारखंड राज्य चिनिया बादाम बेचने के लिए बना है? बताइए, कोई गलत नहीं है। जिनको बुरा लगता है लगे, हम अपने स्टैंड में कायम हैं। हमारा स्टेटमेंट कभी नहीं बदलेगा। जिनको पेट में दर्द हो होने दीजिए। हमारे लोगों को बिहार में जिस प्रकार से नौकरियां मिलती हैं, यूपी के लोगों को झारखंड में मिले 10% में, प्राइवेट सेक्टर मिले 25% में।
लेकिन आप देखिए जितना भी आउटसोर्सिंग, जितने भी कॉन्ट्रैक्टर, जितने बड़े बिल्डर, जितने बड़े ठेकेदार, सब तो गैर झारखंडी है। तो बच्चा भाई हम लोग क्या करें? चिनिया बादाम बेचे खंडोली में, ले बादाम बादाम कच्चा बादाम क्या करें बताइए? इसलिए ये लड़ाई हमारी कहीं गलत नहीं है मेरे साथियों। उनको एक लाइन पूछिएगा कि भारत के संविधान को आप पढ़िए। अगर आप में इतनी कुव्वत है, आप में अगर इतनी साहस है, तो जाके भारत के संविधान में लिखवा दीजिए इंडिया इज ए कंट्री। हम कभी विवाद ही नहीं करेंगे। अगर किसी की हैसियत है भारत देश में, लिखवाए इंडिया इज ए कंट्री। कभी नहीं हो पाएगा। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ स्टेट्स। आप स्टेट को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, आप स्टेट की आइडेंटिटी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। अरे उतना तो छोड़िए, अब हिंदी हिंदुस्तान की बात होती है ना भाई, आप हिंदी को पूरे भारत की भाषा बनाई हम मानेंगे। तमिल वाले कभी नहीं स्वीकार करेंगे। काहे स्वीकार करेंगे? उनका अपना तर्क है कि तमिल भाषा हिंदी से प्राचीन भाषा है कि नहीं? ये भारत की यही खूबसूरती है कि विविधताओं में एकता। सभी की विविधताएं हैं, उनको संभाल के समेट के रखिए। लेकिन आप किसी आइडेंटिटी के नाम पर किसी एक को डैमेज करेंगे, ये कोई स्वीकार नहीं करेगा। जब गुजरात की आइडेंटिटी है, अभी हाल फिलहाल हमारे एक साथी का गुजरात में सिलेक्शन हुआ था, इंटरव्यू गुजराती लिख में पटक दिया। जो न पढ़ेगा ना इंटरव्यू में जाएगा, ना वो पढ़ेगा ना इंटरव्यू में जाएगा। अभी भाषा की बात आती है, अभी सिंपल 28 तारीख को और 4 तारीख को सीजीएल का एग्जाम है ना भाई, झारखंड का एग्जाम है। अगर वहां सवाल ये पूछा कि बोधनी ढेकिया कूटा ले, ढेकिया कूटते कूटते कानी अंगरिया छछाए ले, राजस्थान के आदमी का समझ में आएगा बताइए? आप बताइए, सवाल तो यही होता है। अरे भाई परीक्षा में क्या सवाल होता है? यही होता है, एक कहानी का सार होता है, आंसर देना होता है, इसी प्रकार होता है। बाकी कितना भी राज्य जहाँ गुजराती में, बंगाली में, मराठी में सवाल लिया जाता है, देखिए इसी प्रकार लोक कथाएं होती है, उनके आंसर करना होता है, उनकी भाषा उनको समझ में आती है। तो बताइए कौन समझता कि बदनी ढाकिया कोटा या कुटाई ले ले? ये समझता? असम का आदमी समझता? नहीं समझता। तो ये है भाषा की ताकत। इसलिए भाषा के प्रति बिल्कुल कट्टर होना पड़ेगा। हम सम्मान सभी भाषा का करते हैं, लेकिन भैया कानूनी मान्यता उन्हीं भाषाओं को मिलेगी। नहीं होता झारखंड में जिला वाइज दीजिए, बुद्धिजीवियों की बैठक बुलाइए, लेकिन आप झारखंड की आइडेंटिटी को इस प्रकार तौहीन नहीं कर सकते हैं। यदि आज झारखंड की आइडेंटिटी तौहीन हुई और अगर हम चुप बैठे, आज तो 20 लाख लोग बाहर हैं, कल वो कहीं 40 लाख की संख्या ना पार करे। और आप जाके देखिए, आपके कोयला के खदानों में, आपकी इन 50,000 फैक्ट्रियों में कहाँ के लोग हैं? उतना तो छोड़िए, आप जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय वहां जाके देखिए। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ बाहरी बिक्री की बात होती है, क्या हमने गिरिडीह के डीसी को कभी कहा कि डीसी गो बैक? नहीं कहा, क्योंकि भाई ये सेंट्रल वैकेंसी है, ये फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी है। क्या हमने कहा? या फिर बिनो भाई में जो प्रोफेसर हैं उनको कहा के चले जाइए? कहा? नहीं कहा, क्योंकि वो नेट जेआरएफ वाले हैं, सेंट्रल वैकेंसी है। अब यदि कोई टीजीटी की नौकरी में आएगा, कोई चपरासी बन के आएगा, कोई दरोगा बन के आएगा, तो विरोध करे कि नहीं करे? बताइए क्या भाई? हमने बताइए कब डीसी का विरोध किया? बताइए हमने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का कब विरोध किया? अब टीजीटी में भी आप लोग आएंगे, पीजीटी में भी आप लोग आएंगे, तो हम लोग हाथ सिलते हैं? नहीं, वही आपको हम लोग हाथ सिलते हैं। अब चपरासी में भी आप आइएगा, जमादार में भी आप आइएगा, हवलदार में भी आप आइएगा, तो हम लोग क्या करेंगे? घंटी बजाएंगे। इसलिए बिल्कुल भ्रम में मत पड़िए। जाइए, अगर आपको जानना है तो हर स्टेट में घूम के आइए। सबके रिश्तेदार रहते होंगे, कर्नाटक में रहते हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, पूछिए क्या कंडीशन है? पूछिए भाई, गुजरात में रहते हैं, पूछिए क्या कंडीशन है? यानी इनको दर्द होता है केवल झारखंड से, कि झारखंडी कुछ ना मांगे। कहे ना 40% कोयला, 40% खनिज संपदा, कोयला, अवरक, ढका पत्थर सब यहाँ है, यही इनको दर्द होता है। आज हमारे लोग, हम बिल्कुल महाराष्ट्र में खड़े थे, हमने मराठी लोगों के बीच कहा कि देखिए आपके सामने हम कहेंगे, आपके महाराष्ट्र के लोग हमारे झारखंड में रहते हैं, लगभग हम 50 लोगों को जानते हैं, लेकिन वो 50 के 50 HR हैं, GM हैं। हमारे वहां के 5 लाख लोग आपके महाराष्ट्र में रहते हैं, सारे लेबर बन के रहते हैं, सारे लेबर बन के रहते हैं। उन्होंने भी कहा कि हमें नहीं पता था कि झारखंड में इतना अन्याय हो रहा है। हम बोले आपके देखिए, आप महाराष्ट्र के लोग हैं झारखंड में, लेकिन वो कहाँ है? HR के रैंक में है,
जीएम के रैंक में है, सुपरवाइजर के रैंक में है, और हमारे लोग आप ही के महाराष्ट्र में रहते हैं, क्या है, वर्कर हैं, लेबर हैं। तो ये स्थिति हमारी है। क्या लड़ाई गलत है भाई? कौन सा हम लोग गुनाह किए? अगर झारखंड में ये आप भी छोड़ देते हैं। अगर हम लोग गुनाह किए, अगर ये कहना अपराध है, तो हम लोग कभी नहीं चाहेंगे आप हमारा सहयोग करें। लेकिन अगर आपको 1% भी लगता है कि नहीं 23 सालों के इतिहास में कोई आया है जो पहाड़ से झारखंड को लेकर दहाड़ मारे, तो साथ देना चाहिए, आपको साथ देना चाहिए। नहीं तो आज लोग गूंगे हो चुके हैं। विधानसभा में जब सीजीएल की बात आती है, पेपर लीक की बात आती है, किसी का थोथना नहीं खुलता है, सब चुपचाप हो जाता है। लेकिन जैसे ही पेमेंट बढ़ाने की बात आती है, सब खुश हो जाते हैं। अरे कोई पक्ष रहे विपक्ष रहे, 2,72,000 विधायक का पेमेंट है, उसको हम लोग काट के 50,000 मिलाएंगे। सेवा करने वाला को इतना पैसा नहीं चाहिए। 81 को विधायक से अगर हम लोग 2-2 लाख बचाएंगे तो गुना कीजिए, तो कितना बचा रहे हैं एक महीना में? एक बंदा का 2 लाख, 81 को है 1,60,00,000। उतना पैसा हम लोग एक महीना में बचाएंगे। अगर उस पैसा से हम लोग मान के चलिए, ये हमारा खुला मैदान दिख रहा है, हम लोग यहाँ अगर 5 एकड़ जमीन ही अधिग्रहण करते हैं, 20 एकड़ करते हैं, ग्रामीणों की रजामंदी से 21 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए करेंगे, और हम लोग ये पॉलिसी बनाएंगे कि जो लोग जमीन देंगे, जब तक यहाँ फैक्ट्री रहेगा, जब तक कंपनी रहेगा, तब तक नौकरी उस पीड़ित परिवार को जाएगा। क्योंकि वो 40 साल से खा रहा है, कोई 400 साल से जमीन खा रहा है, तो एक पीढ़ी नौकरी क्यों करेगा भाई? अभी एक बात बताइए, टाटा का स्थापना हुआ था 1907 में, गूगल कीजिए, टाटा का ही कोई आदमी फाउंडर था। अच्छा, आज टाटा का हेड कौन है? टाटा ही है। 1907 में टाटा का जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, उसका हेड कौन था? टाटा का ही आदमी था। आज भी टाटा का ही पीढ़ी में हेड है। तो जमीन देने वाला जो उस समय था, आज उसका पीढ़ी काहे नहीं रहेगा भाई? ये कौन सा किसानों का देश, ये कैसा गांधी का देश, ये कैसा लोकतांत्रिक देश जो आप कॉर्पोरेट का बना के रख दिए हैं? जब 100 साल पहले उस कंपनी का मालिक टाटा था, 100 साल बाद भी टाटा है, तो जमीन का ऑनर भी उसी को होना चाहिए जो 100 साल पहले था। कौन बोलेगा इस पे? कौन चर्चा करेगा? क्यों चर्चा करेगा? एमपी एमएलए को 5 लाख मिलता है, एक को फैक्ट्री से 5-5 लाख मिलता है, क्यों बोलेगा आपकी बात? इसलिए आज मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर हम लोग चुन के जाते हैं, तो फिर आप देख लीजिएगा हम लोग क्या करेंगे, वो बताने की जरूरत नहीं। जब हम लोग कुछ है नहीं और मंत्री संतरी को पीछे रास्ते में रख दिए हैं, अगर कुछ हो जाएंगे तो बस सोच के देखिएगा क्या करेंगे। राज चुकी है, हमको लगता है भले जिला गिरिडीह है, लेकिन ये लोकसभा कोडरमा है ना, गिरिडीह है शायद, कोडरमा है ना, हाँ, बाकी बेंगाबाद कोडरमा में आ जाता है, गांधी विधानसभा, कोडरमा लोकसभा। तो अब ये जान लीजिए कि हमारे कोडरमा सभी कैंडिडेट रहेंगे, और लगभग मान के चलिए तय हो चुका है। आपको नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, गिरिडीह से हम खुद रहेंगे, क्योंकि हमको भी लगता है कि गिरिडीह का मतलब ही होता है पहाड़, गिरी मने पहाड़, तो भाई किसको मने उठा के ले आए गिरिडीह? जब पहाड़ है तो पहाड़ में तो एक ही को आदमी सेपरेट रहता है, एक ही को आदमी कब्जा होता है, पहाड़ में एक ही आदमी शूट करता है। धनबाद में आपको रखेंगे, गांडे बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। गांडे में जिस दिन कैंडिडेट की उधर से घोषणा होगी, बादशाह को पहले घोषणा करने दीजिए, फिर हम लोग हुकुम का इक्का खोलेंगे। और आपको क्या लगता है, पहले मैं आपको लॉजिकली बता दूं, गांडे चयन भी माननीय मुख्यमंत्री ने डर से किया है, क्योंकि हो सके यहाँ अगर मुख्यमंत्री के समुदाय यानी संथाल समुदाय से लोग हैं, तो आप भी सुने कि आज मुख्यमंत्री गुरुजी को भी नहीं मान रहे हैं। यदि यहाँ संथाल समुदाय से हमारे कोई भाई आए हैं, तो मेरी आलोचना करने से पहले मेरी बातों को तार्किक होकर सुने कि आज हेमंत सोरेन सत्ता में इतने अंधे हो चुके हैं कि गुरुजी को भी नहीं मान रहे। अब आप बोलेंगे कैसे? ना ऐसे, यदि उनका मुख्यमंत्री का पद जा ही रहा है, तो भाई गुरुजी का एगो पुतहू और बेटा ऑलरेडी सदन में है, ये ड्रामा करने का जरूरत? क्या जरूरत भाई? ऑलरेडी बसंत सोरेन सदन में है,
दुर्गा सोरेन की विधवा सीता सोरेन सदन में है। अगर गुरुजी के जीते जी गुरुजी के परिवार में ही अगर इस पीढ़ी में इस जनरेशन में मुख्यमंत्री होना चाहिए तो 2 लोग हैं सदन में। यानी मुख्यमंत्री अब चाहते हैं गुरुजी को साइड करके मुख्यमंत्री का अपना परिवार चले। इसीलिए किनको लेके आएंगे? मैडम कल्पना सोरेन को। अब आपके मन में एक सवाल अगर आएगा कि भाई मैडम या वह तो रिजर्व सीट में जा सकते, नहीं जाएंगी क्योंकि वो गैर राज्य की है और आरक्षण का जो रोस्टर है वो गैर झारखंड के लोग फुलफिल नहीं करेंगे। वो चुनाव लड़ेंगी मैडम, लेकिन रिजर्व सीट से नहीं लड़ सकती है। तो उन्होंने देखा कि जेएमएम का सीट कहाँ है, तो उन्होंने देखा जेएमएम का सीट सुदीप जी जीते हैं, लेकिन वहां भी जानते हैं कि झारखंडी की बड़ी फजीयत होती है। उन्होंने देखा कि टुंडी में है, डुमरी में है, और उनको लगा कि टुंडी डुमरी छोड़ देंगे तो टाइगर कहीं खुदे ना आ जाए। उन्होंने बोला है सरपंच चचा तो बुढ़ा भाई गली। अब देखिए अल्पसंख्यक बंधुओं को भी सोचना, मुख्यमंत्री खाली वोटर बना रहे हैं। अरे अगर सीट माइनस ही करना था तो जाके करते कहीं हो। सरफराज शाह जैसे इतने बेचारे बुजुर्ग व्यक्ति को इन्होंने सीट को माइनस किया। अल्पसंख्यक लोग, आप लोग केवल वोटर नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। इसलिए आज ये मुख्यमंत्री बहुत प्लानिंग के साथ इस सीट को खाली किए हैं। खैर उनका उम्मीद है कि गांडे की जनता जवाब देगी और नेपोटिज्म तो बिल्कुल भी नहीं चलना चाहिए। अब वो जैसा ही लोकसभा खत्म होगा हम लोग विधानसभा पे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल ज्यादा समय नहीं है, तबीयत भी ठीक ठाक नहीं है। बाकी सबको फिर से झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, झारखंड की गलियों से एक आवाज आया है, उठो नौजवानों फिर से इनकलाब आया है। ये नौजवान बचाने चले हैं आज वतन, खुशी से झूमते हुए खुले बदन। ये जुल्म के पर्दों को फाड़ डालेंगे, ये जुल्मी सरकार को उखाड़